आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर हमारा है 4th और तीसरा इसका पार्ट है श्रीलंका और मालदीव। ये दो टॉपिक हम यहाँ पे करने वाले हैं और ये तीसरे पार्ट में आपका चैप्टर कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक इसमें जो है छोटे छोटे हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। देखिए आपके सामने ये न्यू सिलेबस है, रिवाइज सिलेबस। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे कि भूटान भी था आपके सिलेबस में, बुक में आपको मिलेगा, बट भूटान नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए मैं भूटान आपको नहीं कराने वाला। ठीक है, पाकिस्तान बताया हुआ है, नेपाल बताया हुआ है, बांग्लादेश करा दिया है। आज की वीडियो में श्रीलंका और मालदीव करा के इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे और देखते हैं, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप सर्च करो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। 2825 स्टूडेंट आज की डेट में जुड़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रीलंका। तो देखिए भारत का नक्शा आपके सामने बनाया हुआ है मैंने, और इसमें अगर हम श्रीलंका ढूंढेंगे तो कहाँ पे मिलेगा आपको। तो देखिए इस पूरे मैप में आपको यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने श्रीलंका दर्शाया नहीं है। तो श्रीलंका आपको कहाँ मिलता है, नीचे की तरफ मिलता है, दक्षिण में, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। चलते हैं, देखते हैं, श्रीलंका को समझते हैं। श्रीलंका जो है एक छोटा सा देश है और ये यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं, जैसे जातीय संघर्ष है, और वो समस्या क्या है इसको पढ़ते हैं। तो श्रीलंका को पहले जान लो कि श्रीलंका एक छोटा सा देश है जो कि 1948 में आज़ाद हुआ था, और इसका पुराना नाम बोलें तो इसको पहले सिलोन कहा जाता था। अगर आप पुराने मैप देखोगे तो मैप में श्रीलंका नाम नहीं मिलेगा आपको, सिलोन ही मिलेगा। सिलोन कहलाता था पहले ये। आज़ादी के बाद जब ये आज़ाद हुआ 1948 में, उसके बाद से यहाँ पे सफलतापूर्वक क्या है, लोकतंत्र जो है वो कायम है। भारत भी एक ऐसा देश है जो 1947 में आज़ाद हुआ था, उसमें भी आज़ादी के बाद से सफलतापूर्वक लोकतंत्र जो है कायम है। तो यहाँ पे आपको शासन व्यवस्था याद रखना है, श्रीलंका में लोकतंत्र है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो श्रीलंका के हैं, वो क्या कहलाते हैं, सिंगली कहलाते हैं, जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं। अब समस्या क्या है यहाँ पे, समस्या सबसे बड़ी है जातीय संघर्ष। अब ये जातीय संघर्ष क्या है कि श्रीलंका में देखो, मान लो ये श्रीलंका है, ठीक है, मैप बना दिया। इसमें जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सिंगली कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बाहर के लोग आके बस गए, जैसे भारत से, जो क्या है, वो तमिल लोग आके बसे हैं। तो तमिल लोग जो बाद में आके बसे हैं, उनका वहाँ के जो निवासी हैं सिंगलियों से विवाद चलता रहता है। तो यहाँ पे जो विवाद है वो है तमिल लोगों और सिंगली लोगों के बीच में। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। भारत के तमिल लोग जो हैं वो श्रीलंका में जाके बसे हैं, उनका विरोध वहाँ के मूल निवासी सिंगली लोग करते हैं। वो इनको पसंद नहीं करते कि मतलब बाहर से आके बस गए हमारे देश में, और पसंद नहीं करते। इस तरीके से वो करते हैं श्रीलंका के सिंगली लोग जो हैं, वो कहते हैं कि श्रीलंका जो है वो केवल उनका ही है, तमिलों को यहाँ पे कोई मतलब स्थान नहीं देना चाहिए, और यहाँ पे इनको किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं देनी चाहिए, कोई छूट वगैरह नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद कहा जाता है कि 1983 में जो तमिलों का संगठन था लिट्टे, इसका श्रीलंका की सेना के साथ भी संघर्ष चला। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, मैं आपसे पूछता हूँ कि आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि जो लिट्टे है इसका पूरा नाम क्या है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप इसका फुल फॉर्म मुझे बताएंगे, लिट्टे का पूरा नाम क्या है, विस्तृत नाम क्या है। अगला है कि तमिल ईलम तमिलों के लिए श्रीलंका में एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। ये जो लिट्टे हैं ये क्या करते हैं, तमिलों के लिए अलग देश की मांग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये श्रीलंका है, यहाँ पे जो मेन रहते हैं वो रहने वाले कौन लोग हैं, सिंगली लोग हैं। लेकिन जो बाहरी आके बसे हुए हैं भारत से, वो कौन लोग हैं, वो तमिल लोग हैं। अब तमिल वहाँ पे बस गए हैं जाके, और वहाँ पे अपने लिए अलग देश की मांग करते हैं। तो ये कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप मान लो हम भारत में रहते हैं, हमारे देश में ही अगर कोई बाहर से आके बस जाए और बाद में फिर वो कहे कि भाई हमारे लिए अलग देश बना दो, तो इस चीज़ को तो हम भी पसंद नहीं करेंगे। तो ये तो जाहिर सी बात है, ये कोई भी पसंद नहीं करता इस चीज़ को। तो ये जो इनकी मांग है, यही विवाद का कारण बन जाती है तमिलों और सिंगलियों के बीच में। भारत की जो तमिल जनता है, अब देखो तमिलनाडु साइड आप देखोगे, दक्षिण भारत में देखोगे, तो जो यहाँ पे तमिल लोग जो रहते हैं वो हमारी सरकार पे दबाव बनाते हैं। ठीक है, किस चीज़ का दबाव बनाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे तमिल भाई जो श्रीलंका में बसे हुए हैं उनके साथ वहाँ पे क्या होता है, अच्छा बर्ताव नहीं होता है, उनके साथ वहाँ पे सही बर्ताव नहीं है, और उनके साथ अत्याचार होता है। इस तरीके का मतलब दबाव बनाते हैं सरकार पे कि आप उनके लिए कुछ करो। ठीक है, श्रीलंका में बसे तमिलों के हितों की रक्षा की जाए, ऐसा दबाव बनाते हैं। भारतीय सरकार जो है, सरकार ने भी समय समय पर श्रीलंका सरकार से बातचीत करने का प्रयास किया। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हो, 1987 में श्रीलंका में शांति सेना भेजी गई थी। ठीक है, और लिट्टे से संघर्ष में फंस गई। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे,
1987 में जब यहाँ पे श्रीलंका में सेना भेजी गई थी, शांति सेना भेजी गई थी, उस टाइम पे भारत के जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो कौन थे? सेकंड क्वेश्चन, कमेंट में आंसर देना है। तो इन्होंने जो पीएम थे उन्होंने अपनी शांति सेना भेजी 1987 में, पर वो संघर्ष में फंस गई, तो बिना लक्ष्य हासिल किए 1989 में वो सेना वापस बुलानी पड़ी। और इस चीज़ को श्रीलंका के लोगों ने भी पसंद नहीं किया। अब आप ही सोचो, अब हमारी सेना जो है वो श्रीलंका में चली गई है, ठीक है। अब वहाँ की जनता क्यों पसंद करेगी? क्योंकि वहाँ की जनता ये मानती है कि भारत की सरकार हमारे अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी कर रही है। और ये कोई भी देश होगा तो ये बहुत कॉमन है, वो इस चीज़ को कोई भी नहीं पसंद करेगा, ठीक है। तो वो भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं और संघर्ष वगैरह जो चलता रहा है ये सब है यहाँ पे। स्कैंडिनेवियाई देश जो हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, मुझे याद आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आप एक लाइन जो है आप इसको बिल्कुल याद रख लो, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो ये जो स्कैंडिनेवियाई देश जो हैं, जैसे कि नॉर्वे और आइसलैंड, इन देशों ने दोनों के बीच में समझौता कराने का प्रयास भी किया है। श्रीलंका जो है छोटा सा देश जरूर है, पर आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये है कि श्रीलंका छोटा सा देश है, लेकिन इसकी जो आर्थिक वृद्धि है, जो उसकी दर है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। आर्थिक विकास की अगर हम दर की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, कि पॉइंट बिल्कुल याद रखें। अगला क्या है, जो श्रीलंका है यहाँ पे जनसंख्या पे नियंत्रण कर लिया है इसने। मतलब कि श्रीलंका, अगर हम विकासशील देशों में बात करें तो श्रीलंका पहला ऐसा देश है जिसने अपनी जनसंख्या पे सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया है। हालांकि इसकी जनसंख्या कोई इतनी बहुत भयानक बड़ी नहीं है, अगर हम बात तुलना करें चीन जैसे और भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों में, तो श्रीलंका का तो आपको कहीं पे नामो निशान भी नजर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी जैसा इसका क्षेत्रफल है उस हिसाब से इसकी जो जनसंख्या थी इनको ज़्यादा लग रही थी, तो इन्होंने क्या करा, उस पर नियंत्रण किया। और ये जनसंख्या नियंत्रण जरूरी होता है, तो ऐसा करने वाला श्रीलंका जो है विकासशील देशों में सबसे पहले नंबर पे है। तो यहाँ पे देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये भी बन जाएगा। मैं आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन पे अंडरलाइन करते हुए चल रहा हूँ ना, आप इस चीज़ को बिल्कुल याद करते हुए चलें। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में 1 मार्क्स में आए हुए हैं, और मैंने पिछले 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करा रखे हैं पॉलिटिकल साइंस के। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे पूरे यूट्यूब पर, आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है वो मेरी वीडियो मिलेगी आपको, आप उसे देख सकते हैं और उसमें सारे आपको पता लग जाएंगे कि आखिर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में, दोनों आए हुए हैं, ठीक है। रिपीट होने के चांस होते हैं। अब यहाँ पे बात करें अर्थव्यवस्था का, सबसे पहले उदारीकरण किसने किया, तो उदारीकरण भी अर्थव्यवस्था का श्रीलंका ने किया। अब ये उदारीकरण क्या होता है अर्थव्यवस्था का, आई थिंक आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करो, चैप्टर 9 की वीडियो देखो, पॉलिटिकल साइंस सेकंड चैप्टर में। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। एक वीडियो बनाई थी मैंने एलपीजी, आप सर्च करोगे लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उस पर भी मैंने उदारीकरण को बहुत विस्तार से बताया है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आप एलपीजी की वीडियो सर्च करोगे मेरी, वहाँ पे मिलेगा, विस्तार से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये उदारीकरण करा इसने, जिससे कि इसको फायदा हुआ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा कि जो भारत और श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद किन बातों पे है और सहमति किन बातों पे है, ठीक है। तो देखो कुछ बातें हैं जिसपे दोनों देशों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसपे रिलेशन अच्छे नहीं है, तो मैं दोनों आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन सी चीज़ों पे अच्छे रिलेशन है। तो देखिए दोनों के बीच में मुक्त व्यापार समझौता है, यानी कि भारत और श्रीलंका एक दूसरे से ट्रेड कर सकेंगे, व्यापार कर सकेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, हमारे बीच में मित्रता की संधि है, दोस्ती, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हो जाएगा। श्रीलंका में सुनामी आई थी और उस दौरान भारत ने बहुत ज़बरदस्त मदद करी थी श्रीलंका को, तो ये भी आपको याद रखना है। श्रीलंका से शांति सेना वापस बुलाया विवाद होने के बाद, तो आप ये समझ सकते हो कि ये भी एक तरह से सहमति वाला ही पॉइंट है कि हमने वापस बुला ली, कोई विवाद ना हो आगे। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट हो जाएंगे। कुछ नेगेटिव पे आते हैं, यानी कुछ नकारात्मक बातें करते हैं, कुछ विवाद वाली बातें करते हैं। तो देखो तमिल लोगों का मुद्दा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ के सिंगली लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं हमारे यहाँ के तमिल लोगों को जो वहाँ पे बसे हुए हैं। तमिलों द्वारा अलग देश की मांग जो है ये बहुत ज़्यादा विवाद का मुद्दा बन जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये एक विवाद का मुद्दा है। लिट्टे से संघर्ष, लिट्टे वाला जो मुद्दा है ये भी आपको याद रखना है। 1987 में सेना जो हमने भेजी थी ये भी एक विवाद का कारण बन गया था, क्योंकि वहाँ की जनता इसको अंदरूनी दखलंदाजी कह रही थी। ये कह रही थी कि भाई भारत को अपनी सेना यहाँ नहीं भेजनी चाहिए थी, अंदरूनी दखलंदाजी, जबकि हमने ये कोई युद्ध लड़ने के लिए सेना नहीं भेजी है। आप समझो मेरी बात को, हमने जो सेना भेजी है या भारत ने जो सेना भेजी है वो युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति समझौता कराने के लिए भेजी है, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे इन लोगों ने इसको पसंद नहीं किया।
तो ये आपको सहमति वाले और विवाद वाले दोनों पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। अब देखिए एक टॉपिक आपके में है मालदीव, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो मालदीव जो है ये भारत का मैप है, आप देखते हैं। तो मालदीव कहाँ पर है, तो आप दक्षिण में देखोगे आपको यहाँ पे तो श्रीलंका मिलता है, आप मैप में देखोगे इधर की तरफ आपको कहीं पे मिलता है मालदीव। मालदीव एक बहुत छोटा सा देश है, ठीक है, क्षेत्रफल में काफ़ी छोटा है, लेकिन ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं, मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है। और 1968 तक ये सल्तनत होता था, यानी किसी का किंगडम था। सल्तनत का मतलब होता है किसी का साम्राज्य, यानी ये किसी का साम्राज्य हुआ करता था 1968 तक। लेकिन 1968 में यहाँ पे ये एक गणतंत्र बना दिया गया, एक रिपब्लिक बना दिया गया। गणतंत्र का मतलब है जहाँ पे जो मतलब जैसे जो नेता वगैरह होते हैं वो चुने जाते हैं वोटिंग के जरिए, ठीक है। और राजतंत्र आप जानते ही हो क्या होता है, जहाँ पे राजा वगैरह होते हैं। ऐसे ही गणतंत्र वाला पॉइंट आप याद रखो। और यहाँ पे क्या है, शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया। अब ये अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है, क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस अगर आपने देखी हो तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है। या ये व्यवस्था जिस देश में होती है वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है, यानी जो राष्ट्रपति होता है, उसके पास शक्ति जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ये अपनाई गई यहाँ पे। यानी स्टार्टिंग में ये सल्तनत था, बाद में रिपब्लिक बन गया, गणतंत्र बन गया, यानी यहाँ पे नेता वगैरह चुने जाने लगे वोटिंग के जरिए। उसके बाद यहाँ पे अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई थी। 2005 के जून में क्या हुआ कि जो मालदीव था इसकी संसद में बहुदलीय प्रणाली के अपनाने के पक्ष में मतदान किया गया। यानी इन्होंने कहा कि भाई नहीं, एक पार्टी वाला सिस्टम अच्छा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टीपल पार्टी वाला सिस्टम होना चाहिए। यानी कि जैसे भारत है, भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टी हैं, यहाँ पे बीजेपी है, यहाँ पे कांग्रेस है, यहाँ पे टीएमसी वगैरह हो जाएगी, यहाँ पे सैकड़ों पार्टी आपको मिलेगी भारत के अंदर, इतनी सारी राजनीतिक पार्टी हैं। तो ऐसे ही इन्होंने भी कहा कि हम भी अपने देश में क्या करेंगे, बहुदलीय व्यवस्था अपनाएंगे, और ये चीज़ यहाँ पे अच्छी मानी गई। और एमडीपी जो है यहाँ की महत्वपूर्ण पार्टी है। जैसे हमारे देश में अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो राज करा है तो वो किसने करा है, कांग्रेस ने। आप 1947 से लेके जब से देश आज़ाद हुआ था 2020 तक उठाकर देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो शासन किया है उस किसने किया है, कांग्रेस ने। तो हमारे यहाँ पे राजनीतिक दबदबा सबसे ज़्यादा किसका रहा है, कांग्रेस का रहा है। लेकिन वर्तमान समय में कांग्रेस धीरे धीरे क्या होती जा रही है, पिछड़ती जा रही है और कम होती जा रही है। लेकिन ऐसा ही यहाँ पे मालदीव में भी एक पार्टी है जिसको एमडीपी कहा जाता है, ये वहाँ की मेन पार्टी है और इसका राजनीति में बहुत ज़्यादा दबदबा है। अब यहाँ से मेरा आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो एमडीपी है इसका पूरा नाम क्या है। मालदीव की ये जो राजनीतिक पार्टी है इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म आपको मुझे बताना है, ठीक है। अगला है आपके लिए 2005 के चुनाव में मालदीव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी गई। ये सबसे अच्छी पॉइंट है, अच्छी बात है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे विपक्षी दल भी हैं। यानी कि किस तरीके से पहले सल्तनत होता था तो मान लो कोई यहाँ पे सल्तनत का जो मालिक रहा होगा कभी उस व्यक्ति का शासन रहा होगा, लेकिन बाद में सल्तनत नहीं रहा, फिर ये गणतंत्र बन गया, यानी यहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधि आने लगे। फिर अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई जो कि प्रेसिडेंट वगैरह को ज़्यादा पावर दी गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारी अन्य पार्टियों को भी मतलब धीरे धीरे हुआ, यहाँ पे अन्य पार्टी को भी अनुमति मिल गई, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे दबदबा कौन सी पार्टी का है, एमडीपी पार्टी का है, और विपक्षी दलों को भी यहाँ पे मान्यता मिल गई है। तो इस तरीके से पूरे पॉइंट बहुत शॉर्ट में है लेकिन आपको याद हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं भारत के मालदीव से कैसे रिलेशन है। 1988 में 1988 में श्रीलंका से आए कुछ सैनिक जो थे उन्होंने मालदीव पे हमला कर दिया। अब ऐसे में मालदीव ने क्या करा, तुरंत भारत से मदद मांगी। अब भारत आपको पता है ऐसे कोई मदद मांगता है तो हम उसकी हेल्प करते हैं, तो भारत ने उसकी मदद कर दी और तुरंत ही मालदीव की रक्षा की और वहाँ पे सेना भेज दी। ऐसे में क्या हुआ कि मतलब वो भारत ने उसको कोई नुकसान नहीं होने दिया, बचा लिया। और हमारे जो रिलेशन है बहुत अच्छे हैं मालदीव से, आर्थिक विकास, पर्यटन के क्षेत्र में, मत्स्य के क्षेत्र में, उद्योग के में काफ़ी मदद करते हैं एक दूसरे की। तो ठीक है, ये याद रखना है आपको कि भारत जो है मालदीव्स के साथ अगर रिलेशन देखे तो पॉजिटिव रिलेशन आपको लिख देने हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मुझे लग रहा है ये टॉपिक खत्म हो गया, बस आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। तो यहाँ से देखें आप, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि चैप्टर जो था आपका, ये चैप्टर पहले आपकी 5th चैप्टर होता था, बट आपका जो सिलेबस है वो रिवाइज हो गया है, यानी एक चैप्टर डिलीट हो गया है। तो अब आपकी बुक में ही चैप्टर नंबर 4 है। पर बहुत सारे बच्चे कमेंट में अभी आप देखोगे तो यही वाली बातें करेंगे कि हमारी बुक में तो ये चैप्टर 5 है, हमारी बुक में तो ये नहीं है, हमारी बुक में तो वो नहीं है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ये CBSE के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जैसे कि भूटान टॉपिक डिलीट कर रखा है, नहीं बताया, तो मैंने भूटान यहाँ पे नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नए सिलेबस में दिया हुआ नहीं है। बाकी आप पुरानी वीडियो को देख के A to Z सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये खत्म करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को, जय हिंद जय भारत।